हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी कॉन्वर्जेशन को हम आज आगे की तरफ लेकर के जाएं, उससे पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को शाबाशी जरूर देना, बिकॉज आप लोगों ने अपने सीए कोर्स का सबसे पहला माइलस्टोन विच इज सीए फाउंडेशन सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। हाँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हो जो आफ्टर ग्रेजुएशन सीए इंटर में एनरोल करे हो, बट जिन भी स्टूडेंट्स ने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू ऑल। आप लोगों ने अपना पहला माइलस्टोन सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है and you guys have that perseverance, that determination to clear all your remaining milestones as well. अब हमारे कितने माइलस्टोन्स बचे हैं मैम? हमारे 2 माइलस्टोन्स बचे हैं, विच इज सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। एंड आज हम अपने सेकेंड माइलस्टोन के लिए यहाँ पे बैठे हैं, विच इज सीए इंटरमीडिएट। एंड सीए इंटरमीडिएट में हमारे कितने चेक पॉइंट्स हैं, यानी हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं? 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको क्लियर करना है, यानी कि आपका पूरा कोर्स 600 मार्क्स का है, 100 मार्क्स ईच पेपर। उसमें आपका एक पेपर आता है विच इज पेपर नंबर 2, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। एंड आपके उसी चेक पॉइंट को क्लियर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से मेरी है। मैं अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग को दे देती हूँ। माई सेल्फ सीए नंदनी गुप्ता, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट एंड मेरा सीए फाइनल के एग्जाम्स में स्कोर था 407 मार्क्स आउट ऑफ 600। मैम, 600 का पेपर जो अभी हमारा रिसेंट चेंजेस आए हैं इन दी कोर्स, उसमें मैंने अपने पेपर दिए थे एंड आई स्कोर्ड 407। एंड इन माय सीए इंटरमीडिएट आई स्कोर्ड 544 मार्क्स आउट ऑफ 800, यानी कि जब इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट्स होते थे, तब मैंने अपना एग्जाम दिया था एंड आई स्कोर्ड 544। सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। एंड अब आगे अपन अपने तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्या हमें पढ़ना है, कैसे अपन को पढ़ना है। एंड देन उसके बाद एक छोटी सी हम अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच में बनाएंगे, कि ताकि हमारा जो रिमेनिंग पीरियड निकलने वाला है वो बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ निकले। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कोर्स। सबसे पहले सब्जेक्ट का नेम क्या है हमारा? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। यही नाम है सब्जेक्ट का, सिर्फ लॉ नहीं है सब्जेक्ट का नाम। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज इज द नेम। मैं आप लोग को यहीं पे इसके बारे में हिंट डाउन कर रही हूँ कि जब आप अपना जो आंसर शीट आती है उसका जो सबसे पहला पेपर होता है, वहां पे हमें सब्जेक्ट का नेम लिखना होता है, सब्जेक्ट का नंबर भी लिखना होता है। सब्जेक्ट का नंबर तो सब बच्चे सही लिख देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के नेम में बहुत गड़बड़ करते हैं कि सिर्फ लॉ लिख दिया, अकाउंटेंसी लिख दिया। नहीं, पूरा नाम लिखना है। अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ये नहीं कि सिर्फ आधा सा लिख के लॉ लिख दिया, नहीं, पूरा नाम लिख करके आना है। देखो, ये एग्जामिनर टू एग्जामिनर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आप लोग को जज कर रहे हैं, लेकिन कुछ एग्जामिनर्स होते हैं, बिकॉज हमें तो सारी खोपड़ियों को अपने दिमाग में लेके चलना है, कुछ उल्टी खोपड़ी भी हो सकती है जो हमारे पेपर्स को चेक कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात से भी फर्क पड़ता है कि बच्चे को पूरा नाम ही सब्जेक्ट का नहीं पता है, तो उसे सब्जेक्ट का कंटेंट कैसे पता होगा, उसे वो प्रॉपरली एनालाइज कैसे कर रहा होगा। तो कई एग्जामिनर्स को इससे इफेक्ट होता है कि सब्जेक्ट का नेम प्रॉपर लिखा होना चाहिए जो एक्चुअल में है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जो एक्चुअल सब्जेक्ट का नेम है विच इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, वही आप अपनी कॉपी में नोट करके देखो। एक ही सेकंड का फर्क पड़ेगा अगर आप पूरा नाम लिख दोगे, उससे आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंपैक्ट नहीं आने वाला। बट हाँ, अगर कोई एग्जामिनर ऐसा फंस गया जो कि आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, तो उसके लिए ये बात बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। ये आपके लिए एक तरह का पॉजिटिव इंप्रेशन भी छोड़ सकता है ओवर द एग्जामिनर कि हाँ, इसको सब्जेक्ट का नेम क्लियरली पता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहीं पे ध्यान रखनी है। ये मैं आपको जब अपने पूरा कोर्स हो जाएगा तब दोबारा से रिमाइंड कराऊंगी, बट ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको शुरुआत से ही अपने दिमाग में रखनी है कि हाँ, हमें कहाँ कहाँ अपने एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, बिकॉज हमारा गोल एक है कि हमें पहले दिन से एग्जाम रेडी रहना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का नेम क्या है हमारा? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। अब कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है तो इसके ऑब्वियसली हमारे दो बाइफिकेशंस होने वाले हैं। सबसे पहला कॉर्पोरेट लॉ, एंड वो कितने मार्क्स का आने वाला है? 70 मार्क्स का। देखो, ये अंडरस्टैंडिंग तो हम सबको है कि हमारा पूरा पेपर हर सब्जेक्ट का कितने मार्क्स का होने वाला है? 100 मार्क्स का होने वाला है। अब इसमें हमारे दो बाइफिकेशन है, एक कॉर्पोरेट लॉज का एंड एक अदर लॉज का। एंड कॉर्पोरेट लॉज हमारा मेजॉरिटी पोर्शन कवर करता है विच इज 70 मार्क्स। यानी कि अगर आपने ये जो पूरा आपका एक चंक है इसे अच्छे से कर लिया ना, तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं, आप आराम से कोई भी पेपर को क्लियर कर पाओगे, राइट। सो अब इस कॉर्पोरेट लॉ के अंदर भी हमारे दो बाइफिकेशन है, दो लॉज हमारे कवर होते हैं। वन इज कंपनीज एक्ट एंड द अदर इज एलएलपी एक्ट। आप बोलोगे मैम कॉर्पोरेट, उसे हमें समझ में तो आता है कि कंपनी लॉ तो इसके अंदर ही कवर होता है, लेकिन एलएलपी एक्ट ये तो एक पार्टनरशिप एक्ट है, ये कॉर्पोरेट लॉ में कवर कैसे हो रहा है?
समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। जब हम एलएलपी के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एलएलपी एक तरह का कॉर्पोरेट लॉ है, एक पार्टनरशिप लॉ नहीं है। ठीक है? तो कंपनी लॉ हमारा कितने मार्क्स का कवर हो रहा है? 56 मार्क्स का। मतलब कि 80% हमारा ये कवर करता है, 80% ऑफ 70 मार्क्स। हमारा कॉर्पोरेट लॉ पूरा 70 मार्क्स का है, उसका भी 80% पोर्शन किसका है? हमारे कंपनी लॉ का है। यानी कि टोटल वो कितने मार्क्स का आने वाला है ऑन एंड अराउंड हमारे लिए? 56 मार्क्स का। एंड हमें इस 56 मार्क्स को गेन करने के लिए कितनी मेहनत करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है? आपको इसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी अबाउट 148 सेक्शंस की। ये रफली है बिकॉज़ कुछ सेक्शंस हमारे वन ऐसे भी हो चुके हैं, सेक्शन 10, सेक्शन 10A, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा नंबर ऊपर-नीचे हो जाता है। बट मेजरली हमें कितने सेक्शंस पढ़ने हैं ऑन एंड अराउंड? सेक्शन 1 से लेकर के 148 तक। आप लोग बोलोगे मैम अराउंड हमें 148 सेक्शंस पढ़ने हैं 56 मार्क्स के लिए, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी हमें इतने मार्क्स गेन करने के लिए? बच्चों, कंपनी लॉ अराउंड रफली हमारा 470 सेक्शंस का है। उसमें से आपके पास अराउंड 150 सेक्शंस ही है। एक बहुत ही छोटा चंक है जो आपको पढ़ने के लिए आ रहा है। बाकी सारा सेक्शंस हमारे कहाँ पे कवर होते हैं? वो हमारे सीए फाइनल में कवर होते हैं। एंड वो भी अब किसमें शिफ्ट हो चुका है? हमारे सेल्फ पेज में शिफ्ट हो चुका है। यानी कि अब आपको रिटर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ एमसीक्यू टिक मार्क करने हैं, राइट? सो हमारा मेजर चंक कहाँ पे? सीए फाइनल में है। लेकिन जितना भी हमें अराउंड 150 सेक्शंस का जो चंक है वो हमें सीए इंटरमीडिएट में करना है एंड यहाँ पे राइटिंग पोर्शन है। यस, आप लोग का 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 70 मार्क्स आपको लिखने का है यानी आपका सब्जेक्टिव पोर्शन रहने वाला है एंड 30 मार्क्स हमारा एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। एंड 30 मार्क्स ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही हमारे कोई लॉ से उठ के आएगा, नो। हम जितने यहाँ पे लॉज की भी बात करने वाले हैं उन सब में से आपके क्वेश्चंस बन के आएंगे इन योर एमसीक्यू एज वेल एंड इन योर सब्जेक्टिव पोर्शन एज वेल। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? कंपनी लॉ के बारे में बात कर रहे थे। वो है हमारा अराउंड 56 मार्क्स का। फिर हमारा क्या आता है? एलएलपी एक्ट आता है। एलएलपी एक्ट हमें कितना है? 20% हमारा पोर्शन कवर करता है व्हिच इज अराउंड रफली 14 मार्क्स। उसके बाद अब हमारी बात आ जाती है अदर लॉज की। अदर लॉज के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है? 30 मार्क्स गेन करने की मेहनत करनी है मैम। अब 30 मार्क्स में भी हमारे 3 बाइफिकेशन है। सबसे पहला हमारा क्या आता है? जीसीए एक्ट। मैम ये जीसीए एक्ट क्या है? जनरल क्लॉजेस एक्ट। थोड़ी-सी रफली आपको बता देती हूँ कि अगर किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का मीनिंग किसी भी लॉ में प्रॉपरली स्पेसिफिकली गिवन नहीं है कि इस वर्ड का हमें क्या मीनिंग लेना है, तो उसके लिए हेल्प करने के लिए हमारे सामने कौन आता है? जनरल क्लॉजेस एक्ट आता है। तो ये हमारा कितना पोर्शन कवर करता है? अराउंड 12 मार्क्स का कवर करता है। उसके बाद आता है आईओएस। मैम ये आईओएस क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। देखो लॉ मेकर्स ने तो बना दिया जैसे उनको समझ में आया, लेकिन लॉ मेकर्स की क्या अंडरस्टैंडिंग थी, क्या बेसिस लेके उन्होंने उसे बनाया है, वो बेसिस हमें भी तो पता होने चाहिए, वरना हम इंटरप्रिटेशन ही गलत कर देंगे स्टैट्यूट्स का बिल्कुल। इसलिए स्टैट्यूट को यानी एक लॉ को कैसे समझना है, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सबसे पहले हमें उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना होगा, तब हमें समझ आएगा कि ओके इस लॉ का मतलब ऐसे है एंड लॉ मेकर ये कहना चाहता है। तो वो क्या इंटरप्रिटेशन है, कैसे हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना होगा ताकि हमारा जो इंटरप्रिटेशन है एक लॉ को लेके वो बिल्कुल सही निकले, उसके लिए हमें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पढ़ने होंगे एंड वो कहाँ पे लिखे हुए? हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। यानी कि आईओएस कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, ये हमारे बाकी लॉ को समझने के काम आने वाली चीज है, ठीक है? उसके बाद हमारा लास्ट में क्या आता है? फेमा एक्ट आता है विच इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये भी एक बहुत बड़ा लॉ है, सीए फाइनल में ये कवर होता है अच्छी तरीके से, बट एक रफ आइडिया देने के कि ओके हम किस बारे में आगे सीए फाइनल में इन डिटेल बात करेंगे, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे भी हिंट दे देते हैं अबाउट हमारे सी इंटर के बच्चों को कि आगे आप लोगों के सामने क्या बॉम्ब आने वाला है। तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल पोर्शन सी इंटर में रखा गया है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट या ऐसा नहीं है कि आपको टर्म्स समझ में नहीं आएंगी, बहुत सिंपल पोर्शन है। एंड मेरे साथ तो आप लोग पढ़ने वाले हैं, मेरी जिम्मेदारी आपको हर वर्ड हर सेंटेंस बहुत इजीली समझाना एंड आप लोग को लर्न कराना दोनों रहने वाली है। सो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बस अब से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब आप मुझे सुन रहे हो, एक क्लोज्ड कमरे में आपको बैठना है। ऐसे नहीं कि आप 10 जनों के बीच में ऐसे बैठ गए एंड मेरी क्लासेस चला के बैठ गए, नो, ये बिल्कुल भी मेरी क्लास के साथ नहीं चलने वाला। आपको एक क्लोज्ड रूम में अकेले बैठना है, क्लासेस को ऑन करना है एंड देन मुझे बहुत शांति से सुनना है, राइट? तो आप लोग बिल्कुल मैं जैसा बोलने वाली हूँ वैसा ही करने वाले हैं, ठीक है? तो अब कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं, हम कर लेते हैं एक दूसरे के बीच में। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्लोज रूम में आप मेरी क्लासेस को देखने वाले हैं। सेकंड,
जब मैं आप लोगों को कुछ रिवाइज़ करा रही हूँ, कुछ लर्न करा रही हूँ, देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझाना भी है, लर्न भी कराना है। तो एक रिवीजन तो मैं आप लोग को क्लास में ही कराने वाली हूँ, जब हम अब किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो जब मैं किसी चीज़ को रिवाइज़ करा रही हूँ, मैं पॉइंट्स को बोलती जा रही हूँ, आप लोगों को भी मेरे साथ उन पॉइंट्स को बोलना है। आप लोग को भी जैसे मैं ज़ोर-ज़ोर से बोल रही हूँ, आप लोग को भी वहाँ पे अपनी कुर्सी पे बैठे-बैठे ज़ोर-ज़ोर से बोलना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ़ मुझे सुन कर के बैठ गए, उससे काम नहीं चलेगा। आपके माइंड में वो रिटेन होना चाहिए, मेरे माइंड में तो है। आप लोग को रिटेन करना है अपने माइंड में, तो आप लोग को भी ज़ोर-ज़ोर से बोलना है। हो सकता है पेरेंट्स को लगे कि अरे बच्चे को क्या हो गया? बच्चा पागल तो नहीं हो गया? बच्चा अपने आप से ही बातें कर रहा है। लगने दो, बिकॉज़ जो पागल होता है ना, वही कुछ ना कुछ अच्छा करता है अपनी ज़िंदगी में, ये बात हमेशा ध्यान रखना, राइट? तो आप लोग को भी मेरे साथ ज़ोर-ज़ोर से बोलना है, जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी मैं आप लोग को निमोनिक्स में बताने वाली हूँ, उन्हें आपको ज़ोर-ज़ोर से वो भले ही से थोड़े फ़नी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग को मेरे साथ ज़ोर-ज़ोर से बोलना है। ठीक है? थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है कि जितना भी मैं आप लोग को क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, मतलब अराउंड अपनी देख लो आप 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहने वाली है। तो जो मैं आपको 1.5 से 2 घंटे में पढ़ाऊँगी, वो आपको एक बार आधे घंटे मेरी क्लास खत्म होने के बाद सेल्फ रिवीजन भी करना है। देखो, एक बार तो हम क्लास में कर लेते हैं, उस वक़्त हमें एकदम जोश चढ़ा होता है कि ओके हमें ये लर्न करना है, हमें वो लर्न करना है, लेकिन उसके बाद एक सेल्फ रिवीजन की ज़रूरत हमेशा होती है। देखो, एक एक्सटर्नल पर्सन आपको चीज़ें समझा सकता है, एक बार लर्न लर्न करा सकता है, लेकिन उसका रिटेंशन प्रॉपर आपके दिमाग में तभी होगा जब आप खुद अकेले में बैठोगे, अकेले में समझोगे कि ओके मैंने क्या देखा था, क्या पढ़ा था एंड क्या वो मेरे दिमाग में है भी क्या। तो जब मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, उसके बाद अगर आपने आधा घंटा भी दे दिया खुद को एंड जो भी मैंने पढ़ाया उसे रिवाइज़ कर लिया ऐसे ही बोल-बोल करके, तो वो चीज़ आपके लिए एकदम पक्की हो जाएगी दिमाग में एंड आप लोग जब अपना रिवीजन करने बैठोगे एट द एंड ऑफ मतलब जब आपके एग्ज़ाम्स पास आ चुके होंगे, तब भी आप बहुत ईज़िली हर पॉइंट को रिवाइज़ कर पाओगे। ठीक है? तो ये अपना थर्ड पॉइंट था कि आप लोग को मेरी क्लास के बाद आधा घंटा खुद को और देना है। ठीक है? फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कि आप लोग को 2 कॉपीज़ बनानी है। 2 कॉपीज़ क्यों बनानी है मैम? 1 कॉपी तो जिसमें मैं जो भी आप लोग को क्लास नोट्स दूँगी, वो आप लोग कॉपी करेंगे। जो आप लोग के सामने अभी स्क्रीन में है, ये मैं आप लोग को पीडीएफ या फिर इसकी कोई बुक मैं आपको नहीं देने वाली। आप लोग के पास 2 बुक्स आई होंगी। एक तो आपके पास क्लास नोट मतलब कॉन्सेप्ट बुक होगी, एक आपके पास होगा क्वेश्चन बैंक। यही आपके पास बुक्स रहने वाली है। जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, ये आप लोग को राइट डाउन करना होगा। हर चीज़ नहीं लिखनी, क्या लिखना है वो मैं आप लोग को बताऊँगी, उतना ही आपको नोट डाउन करना है एंड हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। वो आपके क्वेश्चंस कहाँ सॉल्व होंगे? क्लास वर्क कॉपी में। यानी कि जो क्वेश्चन क्लास में सॉल्व होगा, वो आप क्लास वर्क कॉपी में करोगे एंड डेली मैं आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दूँगी। वो सॉल्व होगा हमारी होमवर्क कॉपी में। देखो, हमारे क्वेश्चन बैंक में इतने सारे क्वेश्चन्स हैं, हर क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे इन दी क्लास। मैं आपको हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराऊँगी, दैट इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी। बट सिमिलर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क में भी दूँगी ताकि आपकी सेल्फ रिटन प्रैक्टिस भी हो सके। सो आप लोग जो खुद को आधा घंटा देने वाले हो ना, उसमें आपको जो मैं होमवर्क क्वेश्चन्स दूँगी, उन्हें भी सॉल्व करना होगा। ऐसे नहीं कि हमने होमवर्क के साथ चीटिंग कर ली। देखो, आप लोग स्कूल में नहीं हो कि टीचर आपकी कॉपी को चेक करने वाले हैं। मैं आप लोगों से इतना दूर बैठी हूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ एक पर्सनल कनेक्ट भी रख सकूँ थ्रू व्हाट्सएप थ्रू कॉल। बट स्टिल आप लोग को खुद के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि आप लोग जितने भी आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, वो आप ऑनेस्टली सॉल्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ओके जो सजेस्टेड आंसर्स हैं, जो क्वेश्चन का आंसर दे रखा है बुक में, वो उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है या फिर मैंने कुछ पॉइंट्स को मिस तो नहीं किया है। बिकॉज़ आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी रिटन प्रैक्टिस फ्रॉम द डे 1 हो ताकि आपको समझ में आए कि ओके हमें लॉ में किस तरह से अपने आंसर फ्रेमिंग करनी है, कैसे हमें अपना जो कहते हैं ना कि पहले प्रोविज़न लिखना है, फिर फैक्ट्स लिखने हैं, फिर कंक्लूजन लिखना है, दैट पीएफसी कांसेप्ट वो प्रॉपर्ली हम यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो आप लोगों को खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है, क्लास वर्क कॉपी बनानी है, क्लास वर्क कॉपी में मैं जो भी आपको बोलूँगी, वो आप लोग को नोट डाउन करना है, हमें क्लास वर्क के जो भी क्वेश्चन्स हैं, उनके आंसर्स भी नोट डाउन करने हैं एंड होमवर्क में जो भी मैं आपको बोलूँगी, जो भी आपको क्वेश्चन्स दूँगी होमवर्क के, वो आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करने हैं। ठीक है? सो ये था हमारा कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स एक-दूसरे के बीच में एंड स्टिल हमारे बीच में इसी तरह से एक पर्सनल कनेक्ट बना रहे, उसके लिए मैं आप लोग को अपना नंबर भी इसमें प्रोवाइड करा दूँगी। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी प्रोविज़न में, कोई आपको पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है? सो मैं आप लोगों को क्लास के एंड में अपना नंबर भी लिख दूँगी सो दैट आप ईज़िली मुझसे कनेक्ट कर सकें। ठीक है? अभी तक हमने सब्जेक्ट के बारे में जान लिया कि हम कितने टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, हर टॉपिक कितने मार्क्स का रहेगा। प्लस हमारे बीच में जो एक छोटी-मोटी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए थी, उस बारे में भी हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट आता है कि हमें समझने होंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ लॉ। देखो, अभी हम अपने कोर्स के साथ शुरुआत नहीं कर रहे, कोर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। अभी आप लोग के लिए समझना ज़रूरी है कि
लॉ क्या होता है, कैसे वो कंट्री में लाया जाता है, कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे ये इंश्योर किया जाता है कि सब लोग उससे कंप्लाई करें एंड अगर कंप्लायंस नहीं होती है, नॉन कंप्लायंस हो जाता है, तो कैसे उन पर फाइन पेनल्टी लगाई जाती है। ठीक है? तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अबाउट द बेसिक्स ऑफ लॉ एंड उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लॉ क्यों इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया? क्यों ये कानून इंडिया में लाया गया? देखो इसका तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि अगर सपोज करते हैं अपन कि आईपीसी व्हिच इज इंडियन पीनल कोड अगर हमारे देश में इम्प्लीमेंटेड नहीं होता तो कोई भी इंसान किसी का भी मर्डर करके चला जाता उस पे कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता उसे कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाती उसे जो डेथ सेंटेंस होता है वो नहीं दिया गया होता सेकेंडली अगर जैसे हमारा जो ट्रैफिक एक्ट है अगर वो नहीं होता तो लोग जो रेड लाइट होते हैं उन पे रुकते ही नहीं तो जो हमारे पेडेस्ट्रियंस होते हैं जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं वो किस तरह से अपनी रोड्स को क्रॉस करते हैं बिकॉज रेड लाइट पे कोई गाड़ी रुकेगी नहीं बिकॉज उन्हें पता है कि हम पे तो जुर्माना किया ही नहीं जाएगा तो वो लोग किस तरह से अपने पैदल चलेंगे तो एक कंट्री को प्रॉपरली चलाने के लिए ये हम एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन से भी बात करें अगर आज मेरे 50 लोगों की भी कोई कंपनी है एंड मुझे ये चाहिए कि सब लोग प्रॉपरली अपना-अपना काम करें, तो उसके लिए भी मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे एंड वो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट भी करने होंगे कि भई ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने तुम पर बनाए हैं एंड अगर तुमने इनसे कंप्लाई नहीं किया, नॉन कंप्लायंस हुआ, तो तुम पे इतनी पेनल्टी, इतना फाइन लगाया जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, अपनी छोटी-सी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए एंड मैंने ये इंश्योर करने के लिए उनको एक्सप्लिसिटली यानी मैंने उनको प्रॉपरली बताया रिटर्न में कि ये सब मैंने तुम पे लगाए हैं एंड अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो तुम पे इतना फाइन आ सकता है एंड अगर उसके बाद मेरे पास कोई भी केस ऑफ नॉन कंप्लायंस आता है तो उस केस पे मैं उन पे क्या लगा सकती हूँ उतने अमाउंट का फाइन लगा सकती हूँ या फिर जो भी मैंने पेनल्टी या फाइन उसमें मैंने मेंशन कर रखा है इन माय रूल्स वो मैं उन पे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ तो सेम एक कंट्री में भी होता है कंट्री को आप एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन मान लो एंड उसे चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है गवर्नमेंट की होती है गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होता है कि जो एक पीस है कंट्री के अंदर वो प्रॉपर्ली बना रहे लोग एक कानून व्यवस्था के अकॉर्डिंग चले ऐसे नहीं है कि सब अपनी मनमानी कर रहे हैं उससे किसी का भी भलाई नहीं होने वाली एंड अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है तो उन पे ड्यू कार्रवाई की जाए उन पे जो भी पेनल्टी बनती है वेदर फाइन की इम्प्रिजनमेंट की वो उन पे लगाई जाए ताकि सबको एक एग्जाम्पल भी सेट हो कि अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया तो आप पे सजा जरूर डाली जा सकती है तो इसलिए लॉ को लाया गया किसी भी कंट्री में ये बेसिक है किसी भी कंट्री का नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया की लॉ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है टू फॉर अ प्रॉपर फंक्शन ऑफ एनी कंट्री ठीक है अब बात करते हैं कि लॉ वर्क कैसे करता है किसी भी कंट्री में मैं इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बात करती हूँ कि लॉ कैसे वर्क करेगा आज मैंने बना दिया लेकिन कोई नहीं माने कैसे कैसे इंश्योर करोगे इतने बड़े आबादी वाले देश में आप कैसे देख सकते हो कि किसी पर्टिकुलर गांव के अंदर किसी ने उस पर नॉन कंप्लायंस किया मुझे यहाँ दिल्ली में बैठे हुए कैसे पता चलेगा कि वहां पे कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है नहीं पता चल सकता तो उसके लिए भी एक प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए ताकि मुझे पता रहे कि वहां पे नॉन कंप्लायंस हुआ है तो मुझे वहां के लोगों को सजा देनी है तो किस तरह से हमारा ये जो लीगल फ्रेमवर्क है वो वर्क करता है मैं इसे थोड़ा लिख के बताना चाहूंगी देखो लीगल फ्रेमवर्क हमेशा 3 पार्ट्स में वर्क करता है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सो मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स लिखे आप ऐसे भी कह सकते हो ये 3 लेग्स ऑफ लॉ है ये 3 लेग्स ऑफ लॉ जब प्रॉपर्ली वर्क करते हैं तभी एक कानून इंडिया में प्रॉपर्ली वर्क करेगा अगर मैं लेजिस्लेटिव की बात करूं तो लेजिस्लेटिव क्या होता है जो लॉ बनाते हैं दीज आर बेसिकली लॉ मेकर की कंपनीज एक्ट था इन्होंने कंपनीज एक्ट बनाया इनकम टैक्स एक्ट था इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट बनाया उसमें कुछ चेंजेस करने थे अमेंडमेंट्स ये लेकर के आए तो बेसिकली यहाँ से तो कानून बनता है अब इस कानून बनता है के अंदर कौन कौन कवर होता है हमारे ये जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट से लोकसभा राज्यसभा वो इसमें कवर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब इसमें कवर होते हैं बिकॉज साइन तो वही करते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्ट कैसे बनता है बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता रही हूँ कि लेजिस्लेटिव के अंदर कौन कौन कवर होता है हमारे लोकसभा हमारी राज्यसभा सब इसके अंदर कवर होते हैं उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव भाई इन्होंने बना दिया लॉ सबको पता भी तो होना चाहिए कि ये लॉ बना है एंड ये भी इंश्योर करना होगा कि सब उससे कंप्लाई करें अब अगर ट्रैफिक एक्ट मैंने बना तो दिया
कि अगर आपने रेड लाइट जंप करी, तो आप पे ₹100 का फाइन लगेगा। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, तो भाई किस तरह से वो एक्ट वर्क करेगा? सिर्फ़ दिल्ली वालों को पता होगा तो भी वर्क नहीं करेगा। पूरे इंडिया को पता होना चाहिए ना कि हाँ, एक ट्रैफिक एक्ट बना है और उसपे अगर आपने रेड लाइट को जंप करा तो ₹100 का फाइन लगेगा। तो यानी कि सारे स्टेट्स में, सारी सिटीज़ में इसके बारे में पता होना चाहिए। प्लस ये ध्यान रखने के लिए कि सब उससे कंप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए लोग भी होने चाहिए। इसलिए कौन बने? हमारी जो ट्रैफिक पुलिस होती है, वो हमें कई बार चौराहे पे मिल जाती है और अगर जंप करी लाइट को तो वो आपको पकड़ लेते हैं एंड फिर आप पे मोटा फाइन भी लगाया जाता है। तो मैं आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि कोई भी लॉ बन गया, फिर उसे प्रॉपर्ली उसका एग्ज़ीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब उसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, उसके लिए होती है एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी जो हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, वो आते हैं हमारे एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी में कि ये इंश्योर करना कि जो लॉ बनाया है हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी ने, वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, एग्ज़ीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। फिर आता है जुडिशरी। देखो, अब अगर 100 लोग किसी बात को मान रहे हैं, तो उसमें 10 लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे, जो कुछ ना कुछ नॉन कंप्लायंस ज़रूर कर देंगे। ये हम वापस से बात लेते हैं ट्रैफिक एक्ट से। अगर 100 लोग मान रहे हैं, तो 10 लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि जो रेड लाइट को जंप करेंगे। तब उन्होंने रेड लाइट को जंप किया है, तो उन पे फिर फाइन भी लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए ना? तो वो फाइन डिटरमाइन करना, वो कहाँ आ जाता है हमारा जुडिशरी में। मैंने आपको थोड़ा-सा स्मॉल एग्ज़ाम्पल लिया है, तो इसलिए आपको लो लगेगा कि पुलिस ही तो हमारा फाइन करती है, तो पुलिस ही हमारी जुडिशरी बॉडी हो गई। द आंसर इज़ नो। मैं पहले आपको समझा दूँ कि क्या होता है। सपोज़ हमारे ट्रैफिक एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको ₹1000 से लेके 5000 तक का फाइन आप कर सकते हो। उन्होंने रेंज दे दी कि 1000 से 5000 तक का फाइन कर सकते हो इन द केस ऑफ रेड लाइट जंप। अब कितना चालान करना है वो किसके हाथ में? वो तो पुलिस वाले के हाथ में। वो डिटरमाइन करेंगे कि भई 2000 लेना है, 3000 लेना है। वो अपने हिसाब से उसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि मुझे कितना चालान काटना है। ठीक है? तो वो आता है हमारा जुडिशरी के अंदर। अब थोड़ा-सा हम बड़े लेवल पे जाते हैं। सपोज़ आईपीसी की बात करते हैं, इंडियन पीनल कोड की, जिसमें भी हम क्रिमिनल वाले जो सेक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करें कि सपोज़ अगर किसी ने कोई मर्डर करा है, तो अब मर्डर की सज़ा क्या होगी? तो उसमें भी रेंज दे रखी है कि इतने सालों की आप इम्प्रिज़नमेंट कर सकते हो, डेथ सेंटेंस दे सकते हो, इतना जुर्माना लगा सकते हो, इतना फाइन लगा सकते हो। तो अब एक्चुअल में कितना इम्प्रिज़नमेंट होगा, डेथ सेंटेंस दी जाएगी, कितना पेनल्टी लगाई जाएगी, वो डिटरमाइन कौन करता है? जो हमारे कोर्ट्स होते हैं। हमने देखे ना कोर्ट सेशन कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ दिस जुडिशरी सिस्टम कि उन्होंने अगर कोई अपना वर्डिक्ट दे दिया, तो वो एक तरह का लॉ ही माना जाता है। तो जो हमारे जुडिशरी के अंदर कवर होते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे कोर्ट्स होते हैं। यानी कि किस तरह से काम हुआ? इन्होंने लॉ बनाया लेजिस्लेटिव ने, उसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कराया किसने? एग्ज़ीक्यूटिव ने और अगर इम्प्लीमेंट कराने के बाद नॉन कंप्लायंस हो गया, तो उसे सज़ा कितनी देनी है, वो डिटरमाइन करना वो जुडिशरी के हाथों में। तो बेसिकली ये हमारे 3 लेग्स ऑफ लॉ है, जिस तरह से कोई भी लॉ इंडिया में प्रॉपर्ली वर्क करता है। अब थोड़ा-सा हम इन डिटेल चलते हैं इन दी लेजिस्लेटिव पोर्शन कि एक लॉ किस तरह से बनता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है इन इंडिया। क्या वो प्रोसेस है उसके बारे में भी अपन थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। देखो, कोई भी एक्ट आज हम बोलते हैं कंपनीज़ एक्ट, तो उसका शुरुआत से नाम कंपनीज़ एक्ट नहीं था। जब एक बिल फाइनली पास हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तब जाकर के वो बनता है एक्ट। यानी कि अगर मैं कंपनीज़ एक्ट की भी बात कर रही हूँ, तो वो पहले क्या था? कंपनीज़ कंपनी बिल था एंड जब वो अप्रूव हो गया, तब वो क्या बना है हमारा? एक्ट बना है। मैम आप ये अप्रूवल अप्रूवल कह रहे हो, किसका अप्रूवल लगता है इसमें? उस प्रोसेस के बारे में ही अपन अब बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? बिल होता है। फिर ये किसके सामने जाता है? इन दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब हमारे पार्लियामेंट में भी 2 हाउसेस होते हैं। कौन-कौन से होते हैं मैम? एक होता है हमारा लोकसभा एंड दूसरा होता है हमारा राज्यसभा। एंड इन दोनों ही हाउसेस से जब अप्रूव हो जाता है, दोनों से अप्रूवल होना चाहिए यानी जो मेजॉरिटी एमपी एमएलए बैठे हैं, वो हाँ कहने चाहिए, तब जाकर ही कोई लॉ आगे पास होगा। यहाँ से जब पास होता है, उसके बाद किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है।
प्रेसिडेंट के पास गया एंड जिस दिन प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन कर देता है, उस दिन से वो बिल हमारे देश में क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो ये सफर है जो एक बिल को पास करना होता है टू बिकम एन एक्ट, राइट? अब इसमें कुछ छोटे-छोटे कैच पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये हमारे जो लोकसभा है एंड राज्यसभा है, अगर इसका आपको थोड़ा-सा कॉन्स्टिट्यूशन पता हो, तो इसमें ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ मोदी जी के लोग बैठे हैं, यानी सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोग बैठे हैं। द आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं होता है। इसमें तो अपोज़िशन पार्टी के लोग भी होते हैं, यानी राहुल भैया के लोग भी होंगे, ममता मैडम के लोग भी होंगे। तो जो अपोज़िशन पार्टी के लोग होते हैं, वो भी जब इन हाउसेज़ में बैठे हैं, तो उनका भी अप्रूवल होना चाहिए, बिकॉज़ हम क्या बोल रहे हैं, मेजॉरिटी अप्रूवल होना चाहिए एंड मेजॉरिटी अप्रूवल तो तभी होगा जब ये अपोज़िशन पार्टी के लोग भी हाँ करेंगे, तभी जाकर के दोनों हाउसेस से बिल पास होगा एंड आगे जाकर के फिर प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, साहिबा के पास जाएगा एंड उस पे साइन होकर के वो एक्ट में तब्दील होगा। तो ये एक छोटा सा कैच पॉइंट है कि अगर हमें कोई भी एक्ट पास करना है या एक्ट में कोई भी अमेंडमेंट करना है, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मैं एक्ट वर्ड का यूज़ कर रही हूँ। ये आगे अभी आपको 5 मिनट में समझ आएगा क्यों क्यों मैं इतना स्पेसिफिकली एक्ट एक्ट की बात कर रही हूँ। तो जब हमारा कोई भी बिल एक्ट में बदल रहा है, यानी कोई भी नया एक्ट पास हो रहा है, कोई भी एक्ट में कोई भी अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, तो हमेशा कैसे पास होगा? हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट का साइन होगा, तभी जाकर के चेंजेस हो पाएँगे या न्यू एक्ट आ पाएगा। तो ऐसे केस में अपोज़िशन पार्टी का भी हमें साथ चाहिए, यानी सिर्फ रूलिंग पार्टी अकेले एक्ट पास भी नहीं कर सकती, ना ही उसमें चेंजेस कर सकती है। तो ये तो है हमारा बेसिक प्रोसीजर ऑफ पासिंग एनी एक्ट इन इंडिया, ठीक है? तो अभी आप लोग को लग रहा होगा मैम आपने इतना एक्ट एक्ट के बारे में इतना स्पेसिफिकली बोला, आपने तो कुछ बताया ही नहीं एक्ट के बारे में। अभी रुको, अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना बेसिक का, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने इतना स्पेसिफिकली एक्ट के बारे में बात करी है, ठीक है? अब एक्ट कब पास होता है? यानी कि पार्लियामेंट ऐसा तो नहीं है कि 12 महीनों खुला है, कभी भी चले जाओ बिल को लेकर के एंड उसे हम उस पे बात कर लेंगे, डिस्कशंस हो जाएँगे एंड देन उसे पास करना है, डिनायल करना है, अपन देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट सेशंस में चलता है। हमेशा 12 महीने के लिए ओपन नहीं रहता पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के भी 3 सेशंस होते हैं एंड उन 3 सेशन के मंथ्स के दौरान ही किसी बिल पर अगर बात हो रही है एंड वो पास होता है, तब जाकर के वो आगे एक्ट बनता है। यानी कि अगर आपको कोई भी बिल पास कराना है, तो जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, बिकॉज़ पार्लियामेंट के सेशन के जो मंथ्स हैं वो फिक्स्ड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि पार्लियामेंट इन्हीं मंथ्स में वर्क करेगा और उनके सेशंस को भी एक पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है। तो जब पार्लियामेंट सेशन में उन फिक्स्ड मंथ्स में ही आपको कोई बिल की रिक्वेस्ट लेकर के जानी होगी कि हमें इस बिल को पास करवाना है या इस पर्टिकुलर एक्ट में हमें ये अमेंडमेंट्स कराने हैं, तभी जाकर के वो आगे उस पे प्रोसेस किया जाएगा। तो वो पार्लियामेंट के कौन-कौन से सेशंस होते हैं? 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन जिसमें हमारे हमेशा फाइनेंस एक्ट आता ही आता है, वो तो हमारी निर्मला दीदी हमेशा लेके आती ही हैं ऑन 1st फ़ेब। उसके बाद आता है हमारा मॉनसून सेशन एंड देन आता है हमारा विंटर सेशन। इसके भी हमारे पर्टिकुलर मंथ्स हैं, बजट सेशन हमारा कब से कब तक चलता है? फ़ेब टू मई चलता है, यानी कितने मंथ्स चला? फ़ेब, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने हमारा ये सेशन चलता है, बजट सेशन। उसके बाद मॉनसून सेशन कितने महीने चलता है? 2 महीने ही चलता है, जुलाई एंड अगस्त। फिर आता है विंटर सेशन, ये भी हमारा 2 महीने चलता है, नवंबर एंड दिसंबर। यानी कि पूरे 12 महीने में हमारा पार्लियामेंट कितने महीने वर्क करता है? 8 महीने वर्क करता है, यानी बाकी के बचे हुए 4 महीनों में पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं होता है। ये बात भी आपको मैं बहुत स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि 4 महीने पार्लियामेंट फंक्शनल में नहीं होता है। एक्ट तभी बनता है जब हम बिल की रिक्वेस्ट लेकर के गए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, तब जाकर के वो बिल किसमें बनता है? एक्ट में बनता है, ठीक है? मैंने यहाँ पे भी आपको बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि आपको ध्यान रखना होगा कि सेशंस ऑफ पार्लियामेंट में अगर पास हुआ है, तो वो क्या बनता है? एक्ट बनता है, ठीक है? इसका भी आपको आगे रेलेवेंस समझ में आएगा क्यों मैंने इतना स्पेसिफिकली बोला, बट अभी इतना ध्यान रखिए कि जब सेशंस ऑफ पार्लियामेंट में पास होता है, तब वो क्या बनता है? एक्ट बनता है, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट। अभी आप लोगों ने मेरे वर्डिंग्स भी सुने होंगे, कई जगह मैंने लॉ यूज किया, कई जगह मैंने एक्ट यूज किया, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ओके हम इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। द आंसर इज नो।
दीज टू टर्म्स कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। एक्ट का मतलब अलग होता है, लॉ का मतलब अलग होता है। लॉ का मतलब तो क्या है? कानून। एंड एक्ट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर हमने किसी केस को लेके, जैसे हम कंपनीज की बात करें तो कंपनीज के रिगार्डिंग हमने कुछ आप ऐसे कह सकते हो हमने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं। उन प्रोविजंस का जो समूह है, जो उनका ग्रुप है, उसे हमने क्या बोल दिया है? एक्ट बोल दिया है। लेकिन लॉ क्या होता है? लॉ होता है कानून। यानी कि कानून के अंदर तो जो मैंने ये छोटा सा प्रोविजंस का ग्रुप बनाया है, वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। यानी कि कहीं ना कहीं जो मेरा लॉ है वो कहीं ज्यादा वाइडर है देन इन कंपैरिजन टू एक्ट। किस तरह से? अपन थोड़ा सा बात करते हैं। एक्ट के अंदर तो मैंने आपको बहुत स्पेसिफिकली बताया कि जब इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास होगा तब जाकर के वो एक्ट बनता है। ठीक है। अब लॉ के बारे में भी बात कर लेते हैं। लॉ के अंदर सिर्फ एक्ट नहीं आता है। एक्ट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लॉ। यानी कि एक्ट लॉ के अंदर आता है, कानून के अंदर एक्ट आते हैं। लेकिन लॉ के अंदर, कानून के अंदर कुछ और भी पार्ट्स आते हैं, जैसे कि रूल्स भी लॉ का पार्ट है, सर्क्यूलर्स भी लॉ का पार्ट है, केस लॉज, जैसे हम हाई कोर्ट के केसेस पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस पढ़ते हैं, वो भी हमारे लॉ का पार्ट है। एंड ऑर्डिनेंस भी हमारे लॉ का पार्ट है। यानी कि सिर्फ एक्ट नहीं होता है। एक्ट के साथ जब हमें किसी भी लॉ को, यानी अगर हमें कंपनी लॉ को भी अच्छे से समझना है, तो उसमें हम सिर्फ एक्ट को पढ़ के कभी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को 100% नहीं बना सकते हैं। उसमें हमें उसके साथ उसके रूल्स को भी पढ़ना होगा। अगर कोई ऑर्डिनेंसेस भी पास हुए तो उन्हें भी पढ़ना होगा। केस लॉज हुए हैं, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, तब जाकर के हम कहीं होलसम में कंपनी लॉ को समझ पाएंगे। अदरवाइज हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? कंपनीज एक्ट पढ़ा है, जिसमें हमने रूल्स को छोड़ दिया, हमने उसके केस लॉस को छोड़ दिया, ऑर्डिनेंसेस को छोड़ दिया। जब हम जाकर इन सबको पढ़ते तब जाके हमें बोला जाता है कि हाँ, हमने कंपनी लॉ को पूरी तरीके से कवर किया है। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे मैम इसमें आपने ये ऑर्डिनेंस की बात करी है एंड आपने बोला एक्ट अलग होता है, एंड आपने बहुत स्पेसिफिकली हमें जब आप पढ़ा रहे थे कि बिल से एक्ट में किस तरह से कन्वर्जन होता है, तो आपने बहुत स्पेसिफिकली बोला कि एक्ट बनवाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज उसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी के हाथ में नहीं होता है। तो क्या जो हमारे बाकी के पोर्शंस हैं, सर्कुलर्स हैं, रूल्स हैं, केस लॉज हैं, उनमें हम इजीली उन्हें बना सकते हैं। देखो अगर मैं केस लॉ की बात करूं तो वो तो जैसे वर्डिक्ट आएगा, हाई कोर्ट का आएगा, सुप्रीम कोर्ट का आएगा, अकॉर्डिंगली वो उसी तरीके से हमारे इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसका जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। सर्कुलर्स एंड रूल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो क्या होते हैं? बेसिकली अगर मैंने कोई पॉइंट पर लिखा कि अ, एक फॉर्म मुझे फाइल करना है इन सच एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखती हूँ, अ फॉर्म शुड बी फाइल्ड इन अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये लाइन कहाँ लिखी हुई है? ये लाइन हमारे एक्ट में लिखी हुई है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर वर्क करने के लिए ये फॉर्म फाइल करना है इन अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी आपको उस तरीके से फाइल करना है जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो। यानी कि एक्ट में नहीं लिखा कि क्या मैनर है, प्रोसीजर नहीं लिखा कि आपको किस तरह से फॉर्म को फाइल करना है। उन्होंने बस ये लिख दिया कि उस मैनर में करना है जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो। एंड एक्ट बस साइलेंट है, उन्होंने आगे कुछ भी नहीं बोला। तो ऐसे केस में मी बीइंग अ जनरल पर्सन, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर क्या है जिसके अकॉर्डिंग मुझे कोई भी फॉर्म फाइल करना है? तो हम किसके पास जाते हैं फिर? हम जाते हैं रूल्स के पास, बिकॉज रूल्स का काम यही है कि ये जो आधे छूटे हुए मैनर्स के बारे में हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि कितनी पेनल्टी लगनी चाहिए, क्या इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस हैं, किस तरह से आपको कोई भी फॉर्म फाइल करना है, वो सब कहाँ लिखे हुए हैं? वो सब हमारे रूल्स में लिखे हुए हैं। यानी कि एक्ट ने तो ये बोल दिया कि आपको ये काम करना है इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड लॉ एंड एक्ट इज जस्ट साइलेंट, उसमें आगे आगे कुछ भी नहीं बोला हुआ। अब रूल्स में हमें जाकर के देखना है कि उसका एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, हमें किसके पास
फॉर्म फाइल करना है, किसके उस पे सिग्नेचर्स लेने हैं, उससे पहले भी हमें कुछ और एप्लीकेशन फाइल करनी है, वो सब हमें कहाँ जाकर के देखना है, वो सब हमें जाकर के रूल्स में चेक करना है। यानी जितना भी ये प्रोसीजरल वर्क है वो एक्ट में नहीं लिखा हुआ, वो सब हमारे रूल्स में लिखा हुआ है। आप बोलोगे मैम ये इस तरह से बाइफिकेशंस क्यों करे गए हैं? तो देखो इसका बहुत ही बेसिक है बिकॉज़ रूल्स में क्या है हमारे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं एंड जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो प्रोसीजर्स में चेंजेस आना बहुत ही आम बात है। अब अगर प्रोसीजर्स में हमें कोई भी चेंजेस लेकर के आने हैं एंड इफ सपोज वो सारे के सारे प्रोसीजर्स कहाँ लिखे हुए हैं? हमारे एक्ट के अंदर ही लिखे हुए हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा अगर हमें कोई भी प्रोसीजर चेंज करना है, तो ऐसे केस में हमें वापस से पूरे इस प्रोसीजर के थ्रू गो थ्रू होना होगा। यानी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाओ, प्रेसिडेंट का कंसेंट लो, उसके बाद कोई प्रोसीजर में भी चेंज करना है तब जाकर के वो इफेक्टिव आएगा। इतने हम प्रोसीजरल वर्क से जाएँगे उतने में तो फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कोई नया अमेंडमेंट आ जाएगा प्रोसीजर्स में जो कि हमें इम्प्लीमेंट कराना होगा। तो इस तरह से जो एक रेगुलर वर्किंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, कोई भी प्रॉपरली हैसल फ्री वर्क नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही केस में क्या बोला गया है कि हम एक्ट में बस इतना सा लिख देते हैं कि आपको ये काम करना है इन अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड रूल्स में जाकर के देख लो कि आपको काम कैसे करना है। एंड मैम आप इतनी देर से बोल रहे हो कि ना अपने काम को बचाने के लिए, अपने प्रोसीजरल वर्क को कि बार-बार हमें अमेंडमेंट्स के लिए हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा, उन सब से बचने के लिए हम रूल्स में लिख दें। तो क्या रूल्स को चेंज करना क्या इतना ईज़ी है? येस, दे आर वेरी ईज़ी टू अमेंड बिकॉज़ रूल्स कौन बनाता है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मैं आपको अभी कंपनीज़ लॉ के बा हिसाब से बता रही हूँ। कंपनीज एक्ट के कंपनीज रूल के सारे रूल्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है? हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे प्यारे मोदी जी का एक डिपार्टमेंट है। यानी कि रूल्स में कोई भी चेंज अकेले मोदी जी कर सकते हैं, उन्हें किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अभी इस वक़्त हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मिनिस्टर कौन है? हमारी वही निर्मला दीदी है। यानी कि निर्मला दीदी मोदी जी से पूछेंगी, ऐसे-ऐसे चेंजेस करने हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है ये, हमें ये फॉर्म में चेंज करना है, हमें फॉर्म में एक नया पॉइंट ऐड करना है, यानी कि कोई भी चेंज मोदी जी ने बोला हाँ कर देते हैं, तो आराम से रूलिंग पार्टी अकेले चेंजेस कर सकती है। उन्हें अपोज़िशन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये नया प्रोसीजर चाहता हूँ, इसमें एक नया पॉइंट ऐड करना है, मुझे फॉर्म में मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उन्हें कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले खुद के दम पे कोई भी चेंजेस अपने रूल्स में कर सकते हैं, कोई भी सर्कुलर निकाल सकते हैं, कोई भी नोटिफ़िकेशन निकाल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया कि जो हमारे मेजर प्रोविजंस हैं, जिससे पूरा लॉ वर्क हो रहा है, उस पे तो सबकी अप्रूवल चाहिए, यानी कि वो तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ही गो थ्रू होगा। लेकिन ये जो प्रोसीजरल वर्क है, कोई अमाउंट है, कोई फीस है, वो सब हमने कहाँ लिख दिए? वो हमने रूल्स में लिख दिए ताकि विथ टाइम उनमें अगर कोई चेंजेस करने हैं तो रूलिंग पार्टी अकेले कर ले, उसमें हमें पूरे ना पार्लियामेंट पे के पास जाकर के उन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अकेले रूलिंग पार्टी ने देखा भई क्या है, मिनिस्ट्री को जैसे सही लगा उन्होंने काम किया एंड आगे बढ़ गए। इसलिए बिकॉज़ इसका बहुत ही प्रैक्टिकली भी इम्पैक्ट देखा है लोगों ने। इससे पहले जो कंपनी लॉ था यानी कंपनीज़ एक्ट 2013 से पहले जो लॉ था, व्हिच इज़ कंपनीज़ एक्ट 1956 उसमें बहुत सारे प्रोविजंस के जो प्रोसीजर्स थे वो डायरेक्टली एक्ट में ही एम्बेडेड थे। उसकी वजह से क्या होता था कोई भी चेंज करना होता था तो भई पूरे लॉ को ही अमेंड करो मतलब पूरे एक्ट में ही अमेंडमेंट्स लेके आने तो पार्लियामेंट के पास जाओ। तो उससे बहुत ज़्यादा आप ऐसे कह सकते हो कि जो एक प्रोसीजरल हर्डल थी वो आ रही थी लोगों को कि हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हम दोबारा से कंपनीज़ एक्ट को लेकर के आएँगे एंड उसमें अकॉर्डिंगली ही हम सेक्शंस में अपने प्रोविजंस लिखेंगे एंड जितने भी प्रोसीजरल प्रोविजंस होंगे वो हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, वो हम रूल्स में शिफ्ट कर देंगे। इसलिए हमारा जो कंपनीज़ एक्ट 1956 है उसमें 600 प्लस सेक्शंस थे एंड हमारे कंपनीज़ एक्ट 2013 में कितने 470 सेक्शंस ही है। यानी कि आप देखो कि कितने सारे सेक्शंस को हटा करके उन्होंने रूल्स में शिफ्ट कर दिया ताकि ये जो प्रोसीजरल हर्डल थी उसे हम सॉल्व कर सकें। इसलिए मैं बहुत स्पेसिफिकली बोल रही थी कि एक्ट जब मैं आपको ये समझा रही थी कि भई बिल कैसे पास होगा एक्ट में, तो मैंने हर वक़्त एक्ट का ही यूज़ किया बिकॉज़ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट पास होता है, रूल्स पास नहीं होते, रूल्स मिनिस्ट्री डायरेक्टली अपने कंसेंट से पास कर सकती है। ठीक है? नेक्स्ट मैम आपने ये ऑर्डिनेंस के बारे में बात करी, मैम ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ।
मैंने आपके साथ ये सेशंस ऑफ पार्लियामेंट शेयर करे थे कि जब पार्लियामेंट टोटल 8 महीने वर्क कर रहा है, उस वक़्त आप कोई भी बिल को लेकर गए हो या कोई एक्ट में चेंजेस कराने हैं, तो उस वक़्त जो भी प्रोसीजर होगा, उसके बाद वो क्या बनता है? आफ्टर अप्रूवल एक्ट बनता है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी यानी कि सपोज अगर मैं लेती हूँ इन द मंथ ऑफ जून कोई भी इमरजेंसी आती है एंड कोई भी नया बिल पास करना है यानी कोई भी नया एक्ट बनाना है क्योंकि इस केस में तो अब हमारा पार्लियामेंट भी फंक्शनल नहीं है एंड इमरजेंसी ऐसी है कि इसको अभी पास कराना होगा तो अब ये विदाउट सेशन जो बिल पास किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे ऑर्डिनेंस बोलेंगे एंड ये ऑर्डिनेंस कब तक ऑर्डिनेंस बना रहता है जून में मैंने ऑर्डिनेंस पास कर दिया उसके बाद जुलाई में मेरा सेशन लगा जुलाई के सेशन में इसे हमने रेटिफाई कर दिया रेटिफाई का मतलब क्या होता है कि हमने इसको मान लिया कि हमने ये जो जून में पास किया था ना ये हमने ही किया था मतलब कि मैंने क्या बोला कि काम मैंने पहले कर दिया था मतलब सपोज मेरा एक एजेंट है उसने कोई काम किया अब वो कुछ गलत था लेकिन मैंने बाद में बोल दिया कि वो मैंने ही किया था मेरे एजेंट ने किया ना बट ऐसे ही मानो कि वो काम मैंने ही किया था यानी मैंने उसे रेटिफाई कर दिया कि वो काम मैंने ही किया है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैंने भी यहाँ पे क्या बोला कि पार्लियामेंट जब फंक्शनल मतलब जब सेशन चलेगा उस वक्त उन्होंने अगर रेटिफाई कर दिया कि हाँ हमने ही इसे पास किया है तब जाकर के ये ऑर्डिनेंस क्या बन जाएगा एक्ट बन जाएगा यानी ऑर्डिनेंस का ड्यूरेशन तब तक ही रहता है जब तक दूसरा सेशन ऑफ पार्लियामेंट इमीडिएट नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं हो जाए एंड उसमें वो उसे क्या नहीं कर दे रेटिफाई नहीं करते ठीक है तो ऑर्डिनेंस भी कहीं ना कहीं एक तरह से क्या है एक्ट ही है बट उसका बस ड्यूरेशन बहुत छोटा सा रहता है बट जिस भी ड्यूरेशन के लिए ऑर्डिनेंस होता है उसे हम एज गुड एज एक्ट ही मानते हैं ऐसे नहीं बोल सकते कि ये तो ऑर्डिनेंस है इसकी क्या लाइबिलिटी हमारे ऊपर कि हम इसके साथ कंप्लाई करें नहीं ऑर्डिनेंस अगर पास हुआ है तो उसकी लाइबिलिटी भी आप पर उतनी है जितनी आप एक्ट को मानते हो उतना ही आपको ऑर्डिनेंस को भी मानना होगा ऐसे नहीं कह सकते ये तो एक्ट नहीं है इसको हम नहीं मानने वाले नहीं ऐसे नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस को भी आपको मानना पड़ेगा जैसे कि आप एक्ट को मानते हो ठीक है तो ये कहते हैं हम इसे ऑर्डिनेंस आगे चलते हैं हम अब अपने लास्ट बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज हाउ टू रीड एन एक्ट तो मैं आपको थोड़ा ये एग्जाम्पल से समझाती हूँ अगर मैंने यहाँ पे लिखा है सेक्शन नंबर 3 ब्रैकेट 2 तो इसे आप किस तरह से रीड करोगे सेक्शन 3(2) ये तो हम अपनी आम बोलचाल में भूलते हैं लेकिन अगर ऐसे हमें एक्चुअली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना है तो इसे हम क्या बोलेंगे सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 2 आगे अपन और बढ़ते हैं अगर मैंने लिखा है सेक्शन 3(2) ब्रैकेट ए तो इसे आप किस तरह से प्रोनाउंस करोगे सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए अगर मैंने आगे एग्जाम्पल में लिखा कि सेक्शन 3 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ए ब्रैकेट 1 तो इसे आप किस तरह से प्रोनाउंस करोगे सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 यानी कि आप समझ रहे हो ये एक तरह का हायरार्की है कि सबसे पहले सेक्शन आता है उसके इमीडिएट बाद क्या आता है सबसेक्शन आता है उसके इमीडिएट बाद क्या आता है क्लॉज आता है और उसके इमीडिएट बाद क्या आता है सब क्लॉज आता है तब ये इस तरह की हायरार्की क्यों बनाई गई है बिकॉज जनरली सेक्शंस में हम किस तरह से उसे पढ़ते हैं किस तरह से समझते हैं कि सबसे पहले तो सेक्शन लिखा है कि मेजरली इस सेक्शन में हम क्या बात पढ़ने वाले हैं उसके बाद फिर सब सेक्शन में उसके अगर एडिशनल कोई पॉइंट है या कोई कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है तो वो मेंशन होता है अब आगे सबसेक्शन 2 में भी अगर हमें कुछ एडिशनल पॉइंट बोलना है तो वो हमारे क्लॉज में लिखा हुआ होता है एंड अगर हमें क्लॉज का भी कुछ एडिशनल पॉइंट बोलना है तो वो कहाँ लिखा हुआ होता है सब क्लॉज के अंदर लिखा हुआ होता है यानी कि जो लोअर पार्ट होता है वो अपर पार्ट को कहीं ना कहीं सबसेट कर रहा होता है उसके बारे में ही आगे और बता रहा होता है ऐसे नहीं कि खुद से एक नया पॉइंट उसने बोल दिया
लोअर पोर्शन ने, नहीं, वो हमेशा अपर पोर्शन को, जैसे अगर मैं सबसेक्शन की बात करूँ तो वो सेक्शन के बारे में ही एडिशनल कुछ बात बता रहा होगा, ऐसे नहीं कोई अलग से उसने बात कर दी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा कहीं न कहीं रिलेटेड किससे होगा? हमेशा अपर पोर्शन से होगा, यानी कि सबसेक्शन किससे रिलेटेड होगा? सेक्शन से रिलेटेड होगा। क्लॉज़ किससे रिलेटेड होगा? क्लॉज़ किससे रिलेटेड होगा? सबसेक्शन से रिलेटेड होगा। सब क्लॉज़ किससे रिलेटेड होगा? क्लॉज़ से रिलेटेड होगा। यानी कि हमेशा हर एक के बीच में खुद का एक रिलेशन होता है दूसरे के साथ, ठीक है? तो इसलिए हम इस हायरार्की को फ़ॉलो करते हैं, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज़, सब क्लॉज़, ठीक है? अब इसके अलावा मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको और देती हूँ। सेक्शन 2 ब्रैकेट 3, इसे आप किस तरह से रीड करोगे? मैम अभी तो आपने बताया सेक्शन 2 सबसेक्शन 3, बिल्कुल सिंपल है ये तो। द आंसर इज़ रॉन्ग, बिकॉज़ मेजरली हर सेक्शन में, मैं मेजरली हर सेक्शन में बोल रही हूँ, हमेशा हर सेक्शन में होता है वो नहीं कह रही, सॉरी, हर एक्ट में। मेजरली हर एक्ट में, नॉट एवरी एक्ट, मेजरली हर एक्ट में सेक्शन नंबर 2 किसके बारे में होता है? डेफिनेशन सेक्शन के बारे में होता है। अब डेफिनेशन सेक्शन में हमारे पास 1 सेक्शन, 1 डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन, फोर्थ डेफिनेशन, फिफ्थ डेफिनेशन, ये सारी लाइन बाय लाइन लिखी हुई है। अब ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है, क्या ये हमारे सेक्शन नंबर 2 को कहीं एडिशनली एक्सप्लेन कर रही है? या हमारी जो डेफिनेशन नंबर 2 है, वो हमारे सेक्शन 2 को कहीं एडिशनली डिफाइन कर रही है, या फिर ये जो डेफिनेशन 2 है वो डेफिनेशन 1 से रिलेटेड है? द आंसर इज नो। यानी कि हर जगह नो नो नो, ना डेफिनेशन सेक्शन को रिलेट कर रही है, उसे एडिशनली एक्सप्लेन कर रही है, या फिर एक डेफिनेशन दूसरे डेफिनेशन को भी आगे एक्सप्लेन नहीं कर रही, यानी कि हर पॉइंट एक दूसरे से अलग है एंड सेक्शन से भी अलग है, वो सेक्शन से रिलेटेड नहीं है, सेक्शन को कहीं भी एडिशनली एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो ऐसे केस में सेक्शन सबसेक्शन कह के हम उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं जब उनके बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं? हम कैसे खुद के मन से कोई रिश्ता बना सकते हैं? तो यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं बने, उसके लिए हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? सबसे पहले तो सेक्शन तो आएगा ही आएगा, सेक्शन नंबर 2। उसके बाद हम रिलेशनशिप ब्रेक करते हैं। रिलेशनशिप ब्रेक हमने कैसे किया कि हमने सबसेक्शन नहीं बोला एंड हमने डायरेक्टली क्या बोल दिया? क्लॉज़ बोल दिया। हमने सबसेक्शन हटा करके रिलेशनशिप ब्रेक किया एंड देन वी यूज्ड क्लॉज़, कि क्लॉज़ और सेक्शन के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है एंड हर क्लॉज़ के बीच में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए स्पेसिफिकली इन द डेफिनिशन सेक्शन, अगर सेक्शन नंबर के बाद ब्रैकेट है तो उसे हम सबसेक्शन नहीं बोलेंगे, उसे हम हमेशा क्या बोलेंगे? क्लॉज़ बोलेंगे। ठीक है? तो ये थे हमारे सारे बेसिक्स अबाउट द लॉ, कि हमें लॉ आया कैसे, लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ एंड एक्ट अलग कैसे होते हैं, अगर अदर देन सेशन ऑफ पार्लियामेंट हमें अगर कोई बिल पास करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, हमें किसी एक्ट को पढ़ना कैसे होता है, वो सब हमने कवर कर लिया। उससे पहले हमने क्या देखा था कि हमारे सब्जेक्ट में कोर्स कितना है, कितना कंटेंट है एंड हर कंटेंट कितने मार्क्स का है। ठीक है? एंड हमारे बीच में जो छोटी-मोटी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, वो भी हो चुकी है। सो इस क्लास को तो मैं इतना ही रखने वाली हूँ, इससे आगे मैं आज की क्लास में नहीं बढ़ूँगी। आई जस्ट वांट इट टू बी लाइट हार्टेड फॉर यू ऑल। आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि कल से आप अपनी कॉपीज़ को बना लीजिएगा एंड आज अगर आपके पास क्लास वर्क कॉपी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने ये पर्पल बॉक्स के अंदर मार्क करा हुआ है, व्हिच इज़ अबाउट कि हमारा कोर्स का क्या कंटेंट है एंड कितने मार्क्स का है, वो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास वर्क कॉपी में नोट कर लीजिए। बाकी आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही नोट कीजिए, बिकॉज़ नीचे का मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, वो सिर्फ़ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आपको पता हो कि लॉ होता क्या है, एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं। ठीक है? तो ये सब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट डाउन कर लीजिए, ओनली इन द पर्पल बॉक्स जो मैंने आपको दिया है। ठीक है? सेकेंडली मैंने अपना यहाँ पे नंबर भी मेंशन कर दिया है। आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप मेरा नंबर नोट डाउन करके मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ज़रूर कर देना, सो दैट मैं आप लोगों के साथ एक ग्रुप क्रिएट कर सकूँ एंड जो भी प्रॉब्लम्स हो वो हम एक साथ ग्रुप में ही रिज़ॉल्व कर सकें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप मुझे टेक्स्ट ज़रूर कर दीजिएगा एंड फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए गोइंग फॉरवर्ड, कोई भी टॉपिक समझने में, कोई भी होमवर्क क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे आराम से इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है? सो कल की क्लास में मिलते हैं
आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट्स को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दीजिएगा बिकॉज़ देखो जनरली ये होता है कि हम थोड़ा-सा थ्योरी को लेके लीनिएंट हो जाते हैं कि यार थ्योरी बाद में कर लेंगे, पहले प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा कर लेते हैं। प्रैक्टिकल अगर आपको 100 मार्क्स देगा ना, तो थ्योरी भी आपको 100 मार्क्स ही देगी। तो इसको भी उतनी ही इज़्ज़त दो, उतनी ही डेडिकेटली पढ़ो। हम प्रैक्टिकल पोर्शन में तो इतने क्वेश्चन्स को सॉल्व करते हैं, इतना प्रैक्टिकल हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम थ्योरी में बस रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग में लगे रहते हैं। नहीं, सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा। हम क्वेश्चंस को क्लास में सॉल्व करेंगे, वो आप क्लास ऑफ कॉपी में बिल्कुल नोट करोगे, बट जितना मैं आपको होमवर्क दूँगी ना गाइस, वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से मन लगा कर के सॉल्व करना है। वो आपके जैसे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की सॉल्विंग करते हो, वैसे ही आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की भी सॉल्विंग करनी है सो दैट आपका कॉन्फिडेंस डे 1 से बिल्कुल बूस्टेड रहे कि हाँ, हम थ्योरी भी लिख सकते हैं एंड विथ ड्यू लैंग्वेज, जो लैंग्वेज चाहिए, जो कीवर्ड्स चाहिए आईसीएआई को, वो भी हम सारी की सारी लिख सकते हैं। सो आई जस्ट होप कि मैंने आप लोगों के साथ जितनी भी अंडरस्टैंडिंग्स बनाई हैं, उन सारी अंडरस्टैंडिंग्स को आप मानने वाले हैं सो दैट मैंने आप लोगों के साथ जो आउटकम एक्सपेक्ट किया है एट द एंड ऑफ द क्लास कि आपको एक 100% कॉन्फिडेंस होगा ओवर द लॉ, वो आप सबको एक्चुअली भी मिले। सो आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस जर्नी, जो आप लोग कोई सी इंटरमीडिएट की आप जर्नी बताने वाले हो विद अदर सब्जेक्ट्स, विद अदर टीचर्स एंड विद मी एज वेल। एंड कोई भी कभी भी प्रॉब्लम आए, यू कैन रीच आउट टू मी एंड yes, we will going to definitely rock in the next exams. तो कल की क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास से हम कंपनीज एक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। कंपनीज एक्ट हमारा मेजर पोर्शन कवर करता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कोर्स इज कवर्ड बाय द कंपनीज एक्ट। तो सबसे पहले हम कंपनीज एक्ट के साथ ही शुरुआत करेंगे एंड उसे अच्छे से कवर करेंगे। तो कल से उम्मीद है आप क्लास वर्क कॉपी एंड होमवर्क कॉपी दोनों बना लेंगे तब तक। क्लास वर्क कॉपी में हमारा जैसे मैं आपको बताती रहूँगी वो आप नोट कर दीजिएगा एंड होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपको तीसरी या चौथी क्लास से मैं देना शुरू करूँगी बिकॉज़ 1-2 क्लासेस तो हमें भी चाहिए कि हम पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंपनीज एक्ट डेवलप कर सकें। उसके बाद से हम अपना होमवर्क भी शुरू कर देंगे, ठीक है? सो कल आप कॉपीज़ बना लीजिएगा एंड बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस एकदम मन लगा के पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके चलो, बाय-बाय।